Hello everyone, so today we are going to solve some PYQs of haloalkanes and haloarenes chapter। ये क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट टू इन इज। यहाँ पे हमारे पास 4 रिएक्शन दे रखी है, इनमें से हमें बताना है कि इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सी जो है इसमें अप्लाई हो रही है बेसिकली। ठीक है, इसमें जो है उसका यूज हो रहा है, काइंड ऑफ जो भी है। तो इससे पहले भाई हमको ये अच्छे से करके देखनी पड़ेगी, तभी हम बता पाएंगे कि भाई कौन सी चीजें इसमें अप्लाई होंगी। तो स्पेस बना के भाई करते हैं इसको सोल्व। देखो ये हमारे पास है CH3 CH ब्रोमीन, उसके साथ जुड़ा है यहाँ पे ब्रोमाइड, यहाँ पे CH2। ये जो हमें दे रखी है भाई मैंने ये वही लिखा है। ठीक है, उसको खोल के भाई इसमें क्या होता है, ये एलिमिनेशन होता है इसका। ठीक है, एलिमिनेशन सबसे पहले अंडर को करती है। यहाँ पे देखो कार्बन 1, ये मैंने IUPAC की प्रॉपर्टीज वगैरह आपको पहले बता रखी है कि कैसे किया जाता है। ये मेरे पास क्या बन गया भाई 2 ब्रोमो, देख सकते हो आप सेकेंड पे ब्रोमो है। पेंट ए 5 कार्बन है। एन क्यों लिखा भाई, क्योंकि सिंगल सिंगल मतलब सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में। एलिमिनेशन के बाद भाई क्या बनेगा, यहाँ पे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा भाई डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डबल बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ पे CH2 एक इसका हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे CH2 इसका एक और निकलेगा, यहाँ से CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया भाई CH3 CH CH2 CH3। यहाँ पे था CH3 CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या आएगा CH3, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, बेसिकली एलिमिनेशन हुआ है ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन का। ठीक है, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट अब मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ कि मैकेनिज्म क्या होगा इसका, तो देखो कैसे हुआ है वो चीज़ बता रही हूँ। देखो ये CH3 है, ये मैंने आपको फाइनल रिजल्ट बता दिया, जो हमारे पास प्रोडक्ट था वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना एज पर क्वेश्चन कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे हुआ है। ये था मेरे पास CH3 CH CH CH2 CH3, ये Br है। ठीक है, तो आप जानते हो भाई ये हमारे पास अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा, क्योंकि जिसके नीचे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन एक इससे जुड़ा हुआ था तो उसको हम अल्फा लेते हैं, और नेक्स्ट टू इट क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है, ये बेसिक बात आपको पता होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन। तो देखो भाई ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे इसके साथ मतलब डबल बॉन्ड बना लेता है, और ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ से निकल जाता है। एलिमिनेशन में यही तो हुआ है कि ब्रोमीन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ डबल बॉन्ड में निकल लिया। ठीक है, यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे यही लिखा है, बस बात वही हो गई भाई CH2 यहाँ का एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड में लग गया, यहाँ पे जो था ब्रोमीन यहाँ से क्या हो गया, निकल गया है। ठीक है, एलिमिनेट हो गया। तो देखो भाई क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये हमारे पास बना था। तो ये क्या होगा भाई, बेस। ठीक है, ये बेस होता है नहीं नेगेटिव, तो ये इसके ऊपर काम एक्ट, मतलब ये इसका क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड में लग जाता है। जो बेस है यहाँ पे सिंगल के बजाय डबल में ये यहाँ पे जुड़ जाता है इसके साथ, और ब्रोमीन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो देखो भाई सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि ये एक बीटा, जो फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि देखो इसमें जो बीटा हाइड्रोजन है भाई उसकी वजह से सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बना। अब ये बीटा हाइड्रोजन ही तो था, इसकी वजह से ये एल्कीन, पहले तो ये एल्केन की चेन थी यानी कि सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, इसकी वजह से सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बन गया। एल्कीन क्या होता है भाई, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, तो इस बीटा हाइड्रोजन की वजह से हमारे पास जो है एल्कीन बना है, तो ये क्या हो गई, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, सिंस हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है यहाँ से रिमूव हुए, तो ये क्या होगी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ब्रोमीन रिमूव हुआ तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गई, क्योंकि एक हाइड्रोजन का रिमूवल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। डिहाइड्रेशन क्या होगा भाई, यहाँ से हमारे पास H वोटर का मतलब H+ आयन का रिमूवल हुआ, वो उसकी वजह से क्या हो गई, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो भाई अब हम देख सकते हैं मैंने 3 चीजें बताई यहाँ पे हुआ, एक तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है, एक हुई है भाई डिहाइड्रेशन, और एक हुआ है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये 3 हमारे पास यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, जेटसेल्स रूल को फॉलो कौन करता है कि जो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनता है, और भाई यहाँ पे जो एक ऑप्शन हमारे पास दे रखा है जेटसेल्स रूल्स का, उसमें क्या होता है भाई, उसका क्या मतलब होता है, मैंने 3 आपको चीजें समझा दिया, तो मैं पूरा क्वेश्चन और ऑप्शन ही समझा देती हूँ।
और तो मैंने सबको समझा दिया जेट्स रूल के बारे में क्या होता है कि भाई इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनाता है, ज्यादा कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनाता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ये फॉलो करिए जेट्स रूल्स को। कैसे फॉलो किया है भाई, यहाँ पे इससे डबल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना है, ठीक है। विल ऑल्सो बी मोर स्टेबल एंड विल ऑफन विल बी प्रोड्यूस्ड मोर ऑफन। और वही बंदा जैसे एल्कीन्स है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्लेस मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड में रिप्लेस विद कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो जेट्स रूल जो है स्टेबिलिटी के ऊपर होता है। तो देख लेंगे भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास डी, ए बी और सी, ए बी और सी। डिहाइड्रेशन नहीं थी यहाँ पे, सॉरी, मैंने आपको जेट्स रूल्स यहाँ पे हमारे पास बना था। ऑब्वियसली भाई एक सिंगल बॉन्ड एल्केन से एल्कीन बना था, यानी कि ये क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। यानी कि ए एलिमिनेशन था, बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ था, हम जानते हैं जेट्स था क्योंकि भाई स्टेबल कंपाउंड बना था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया था। डिहाइड्रोजन एलिमिनेशन था क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन का रिमूवल हुआ था। डिहाइड्रेशन नहीं था भाई, वो वाटर का रिमूवल कब हुआ, नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं है। तो ए बी और सी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन विद ऑप्शन मैंने पूरा समझा दिया आपको और काफी इजी था भाई, ठीक है। तीनों आप चारों रिएक्शंस आपको पता है कि क्या होती है, तो बार बार रिपीटेशन नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। कौन सा इनमें से ऐसा एल्केन है जो विच कैन नॉट बी मेड, जो नहीं बन सकता अच्छी खासी यील्ड में वुड्स रिएक्शन के मतलब द्वारा। यहाँ पे पूछा गया वुड्स रिएक्शन के द्वारा कौन सा ऐसा एल्कीन है जिसको हम गुड यील्ड में यानी अच्छी खासी मात्रा में और अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी में नहीं बना सकते, वो हमसे यहाँ पे पूछा गया। तो भाई इससे पहले मैं वुड्स रिएक्शन आपको अच्छे से समझाऊंगी। देखो जो भी हमारे पास क्वेश्चन आता है मैं उसको पहले अच्छे से आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो सेम हम इस क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे जैसे फर्स्ट में किया था, एक बार अच्छे से समझेंगे। देखो भाई सबसे पहले देखो जो वुड्स रिएक्शन होती है वो क्या मतलब इज यूज टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करने के लिए यूज की जाती है, सिमेट्रिकल एल्केन्स। सिमेट्रिकल एल्केन्स जैसे कि जैसे ये R1 सिंगल बॉन्ड R1 इज, ठीक है। तो मतलब एज ये हमारे पास जैसे कि ये सिमेट्रिकली तो है ना, सिमेट्रिकल एल्केन्स होते हैं, ये सिमेट्री में एक अनसिमेट्रिकल नहीं, दोनों सेम सेम है। तो जैसे कि इसकी जो रिएक्शन एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है वो ऐसी होती है कि भाई R1 एक्स के साथ सिंगल बॉन्ड प्लस 2 सोडियम, और ये आपको एज ए टीज याद रखनी है, एक्स R1 ये होता है। तो इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन होती है हमेशा, क्या हो जाएगा भाई, ये R1 एक साथ हो जाएंगे क्योंकि सिमेट्री की बात की गई। अब सिमेट्री तो भाई इन दोनों को साथ मिलाने में ही होगी, प्लस 2NaX ये एक साथ आ जाएंगे, प्लस 2NaX। ये कुछ ऐसी रिएक्शन होती है भाई, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर R1 और R2 दोनों डिफरेंट होंगे तो मिक्सचर जो है एल्केन्स का वो कैसा होगा, अगर ये डिफरेंट हो। अगर मैं डिफरेंट केस की बात करूँ, अब यहाँ पे तो सेम है, ठीक है, अगर डिफरेंट हो तो कैसा होगा, जैसे R1X प्लस 2Na, वही चीज आप लिखोगे, प्लस यहाँ पे आएगा R2, यहाँ पे सेम था इसलिए मैंने R1 लिखा, यहाँ पे आएगा R2 क्योंकि वो है अपना डिफरेंट है। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगेन तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, R1 यहाँ पे सिमेट्री बनती है, R1 दो बार रिपीट होता है यहाँ पे, मतलब ऐसे एज सच कोई भी हो सकता है कि भाई ब्रोमीन 2 दे रखा, 2 ब्रोमीन दे रखा तो वो हो जाएगा ब्रोमीन काइंड ऑफ ऐसे हो जाता है। तो R1 प्लस यहाँ पे होगा R1 ठीक है, ये जो R1 था हमारे पास उसके साथ R2 जुड़ेगा, उसके बाद प्लस में क्या आएगा इसी में, प्लस R2 ये होता है भाई, और 2NaX ऐसे ऐसे जो है आप याद रखोगे। मतलब ये जो मैं जनरल आप इसको एज अ फॉर्मूला ऐसा कुछ भी आप इसको कंसीडर करके याद रख लेना। वुड्स रिएक्शन को जब R1 और R1 जो है दोनों सेम हो तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट मैंने वो रिएक्शन बनाई है, इक्वेशन बनाई है, ऐसे बनेगी, और अगर दोनों अलग हो तो ऐसे बनेंगे। अब भाई इसमें तो कोई मुसीबत वाली बात नहीं है, R1 और R2 कुछ भी हो सकता है आपके पास, जस्ट आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है। समझ लो भाई, याद रखनी है सब। कभी आप ये सोचो कुछ समझने वाला है इसमें, याद रखोगे। हैंस आप जो एन हेप्टेन होता है भाई, एन हेप्टेन वो कभी भी मतलब गोल्ड यील्ड में नहीं बनता, किसके द्वारा, वुड्स रिएक्शन के द्वारा, बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि भाई क्या है, ये एक अनसिमेट्रिकल, क्या रीजन है, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है।
अनसिमेट्रिकल क्या है, एल्कीन है। या मैंने आपको ये बताया था वुड्स रिएक्शन का यूज क्यों किया जाता है, सिमेट्रिकल एल्केन्स को बनाने के लिए। अब यहाँ पे आपको चारों में से देख लेना है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन इनमें से कौन सा होगा, तो आपको भाई वही करेक्ट ऑप्शन वहां पे लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन सा है, एनहेप्टेन। और अगर भाई आपको नहीं पता चला हो कि अनसिमेट्रिकल क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, तो देखो ये एक ऐसा एल्कीन होता है जिसमें जो पेयर होते हैं लिगेंड्स के ऑन वन डबली बाउंड, एक डबली बाउंड कार्बन के ऊपर वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, ऑन ईच अदर, मतलब बेसिकली डिफरेंट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अलग अलग जिसके ऊपर अटैच हो। जैसे अब मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, सिमेट्रिकल है, राइट, ये होता है सिमेट्रिकल। और यहाँ पे आ जाए वही डबल बॉन्ड कार्बन है CH3, और यहाँ पे आ जाए हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल, यानी अलग अलग है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है, यही चीज आपको याद रखनी है। तो देख लेंगे भाई करेक्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पे एनहेप्टेन हालांकि बता दिया है, एनहेप्टेन। तो बी हमारे पास क्या है भाई इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल होता है, बाकी ये क्या है, सिमेट्रिकल होंगे। नेक्स्ट है भाई, इन एन SN1 रिएक्शन, एक SN1 रिएक्शन में, अब मैं बताऊंगी कैसे होती है भाई SN1, सबसे पहले यही समझाऊंगी। जो ऑन कायरल सेंटर्स देयर इज, क्या होता है, इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन बताना। हालांकि मैं बताऊं दो होती है ये मैकेनिज्म, एक SN1 होता है और एक SN2 होता है, ठीक है। उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपको याद होना चाहिए, और अगर वो दोनों में से डिफरेंस आपको पता होता तो भाई यहाँ पे आप इजीली उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अगर आपको पता हो थोड़ी बहुत उसके बारे में थियोरेटिकल चीजें भी। तो कोई बात नहीं, खैर हम इसको जो है सोल्व करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले SN1 रिएक्शन क्या होती है, क्या होता है इस मैकेनिज्म में, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। जो भी भाई क्वेश्चन में जिस प्रकार की बात हो रखी होगी उसके रिगार्डिंग हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ऐसा मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं। और भाई एकदम से एक बार मेरे कहती तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आने से रही, क्योंकि इसमें सिर्फ समझने मतलब होता है भाई, समझने वाली चीजें भी होती है, लेकिन इतना कैसे समझा जाए, और उसमें रिएक्शंस इतनी सारी होती है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे मैकेनिज्म रिएक्शन, तो वो आपको जो है चैप्टर के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा रटते चलो, याद रखते चलो चीजों को, तब जाके जो है ये आंसर आने लगेंगे आपके। तो मैं अगर बात करूं SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन होता है भाई, क्या होता है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन आप प्लेनर स्पीसीज एज इंटरमीडिएट फॉर्म, मतलब इसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वो मैं बताती हूँ। कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है SN1 रिएक्शन में। देखो जैसे कार्बन है, कार्बोकेटाइन है पॉजिटिव, इसमें ये R1 R2 दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे देखो ये है R3, इसका न्यूक्लियोफाइल जो होता है भाई, न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस लेवल होता है वो दोनों साइड से इससे अटैक कर सकता है। सो अटैक फ्रॉम बिलो और अबव द प्लेन कैन टेक प्लेस, मतलब दोनों साइड से जो अटैक हो सके SN1 रिएक्शन में वो होता है। और अगर SN2 भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसके साथ बताऊं तो इसमें भाई सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड अटैक पॉसिबल है, बैकवर्ड अटैक, ठीक है। तो इसमें दोनों साइड से नहीं होता कि फ्रंट और बैकवर्ड दोनों साइड से नहीं होता। तो देखो अगर 50% अटैक नीचे की साइड से हो रहा है, 50%, ठीक है, यहाँ पे मैं बिलो और अबव लूंगी, और जो बिलो एंड अबव द प्लेन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक प्लेस एंड 100% रेसमाइजेशन, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, 100% रेसमाइजेशन होता है। अब रेसमाइजेशन बट इट मे नॉट बी हाईली प्रोबेबल, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 100% रेसमाइजेशन यहाँ पे होता है। दैट इज अगर इन्वर्जन इस रिएक्शन में होगा तो मोर देन इफ इन्वर्जन अकर्स मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसमाइजेशन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, इसमें इन्वर्जन भी हो जाए, इस रिएक्शन को आप इन्वर्स कर दो, तभी भी आपके पास क्या दिखेगा भाई, ये यहाँ पे रेसमाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और रेसमाइजेशन ना पता हो तो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ रेसमाइजेशन का मतलब क्या होता है। ये केमिकल रिएक्शन होती है भाई, केमिकल रिएक्शन होती है जो कि इंटर कन्वर्ट कर देती है। किसको इंटर कन्वर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब उसको एक दूसरे के साथ बदल देना, अदला बदली कर देना। इंटर कन्वर्ट कर देती है किसको, एक अमाइनो एसिड को, किसमें, अल्टरनेटिव मिरर इमेज फॉर्म में, इनेंशियमर में, या फिर जिसको बोल सकते हैं मिरर इमेज फॉर्म। मिरर इमेज फॉर्म आप समझते होगे, मैं हम चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले में पढ़ते हैं, और मैंने पहले भी बताया है। देखो जैसे यहाँ पे मतलब CH3
एच एच ऐसा है, तो इसमें क्या होगा, देखो जो पास वाला वो पास ही रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ऐसे आएगा, यहाँ पे दूर वाला दूर जाएगा। तो ये क्या हो गई भाई, इसकी मिरर इमेज फॉर्म होती है ऐसे। अगर इमेज में देखें मिरर इमेज, तो इसको इनैंशियोमर भी बोल सकते हैं और मिरर इमेज फॉर्म भी इसको बोल सकते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन होती है जो इंटर कन्वर्ट कर देती है एक अमाइनो एसिड को, ठीक है। और अगर मैं इस स्पेसिफिक SN1 वाले केस में बात करूँ, थोड़ा सा वर्बल रेशमाइजेशन को इसमें ही बता देती हूँ, हालांकि बात वही है यहाँ पे। जो एल्काइल हलाइड होते हैं भाई एक कायरल सेंटर के साथ, कायरल सेंटर क्या होता है भाई, जो अल्फा कार्बन होता है उसको बोलते हैं कायरल सेंटर, अल्फा कार्बन को, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी अटैच होता है, कोई भी ग्रुप वगैरह एल्काइल हलाइड, वो क्या देता है, एक प्रोडक्ट देता है जो कि क्या प्रोवाइड करता है भाई, मिक्सचर ऑफ रीटेंशन कॉन्फिग्रेशन और इन्वर्जन, मतलब इन्वर्जन हो सकता है या फिर रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन का, समटाइम्स इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं एज रेशमाइजेशन, ठीक है। और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये भी मैं बता देती हूँ, मैं जो भी वर्ड आ रहे हैं साथ के साथ वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है वो सिमेट्री, ठीक है, द सिमेट्री ऑफ द, मतलब सबस्ट्रेट की वो सिमेट्री बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, मतलब रिटेंशन का मतलब होता है कि भाई बिफोर एंड आफ्टर सिमेट्री सेम रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, उसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो रेशमाइजेशन, रिटेंशन और सिमेट्री और ये SN1 मैकेनिज्म, अटैक, ये सब आपको समझा दिया है मैंने, आपको बोल के बता दिया, लिख के भी बता दिया। तो अब हम जो है करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा होगा, देखो। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा भाई, 100% रेशमाइजेशन। इन्वर्जन मोर देन, देखो रिटेंशन 100% रिटेंशन नहीं, रिटेंशन और इन्वर्जन के बेसिस पे रेशमाइजेशन होता है, तो इन्वर्जन भी गलत है, मैंने आपको दोनों चीजें बता दिया। कायरल सेंटर यानी अल्फा कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं कायरल सेंटर, उसके ऊपर 100% रेशमाइजेशन होती है। इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेशमाइजेशन, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, एक से ज्यादा नहीं, नहीं ठीक है बिल्कुल। देखो पार्श जो प्राइमरी रीजन आप देखोगे वो यही देखोगे कि इसमें 100% रेशमाइजेशन होता है, ये बाद की बातें होती है, ठीक है, इनके बेसिस पे ये चीजें हैं। तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें कौन सा आएगा, एक मिनट, यहाँ पे रेशमाइजेशन तो ठीक था, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ये पॉइंट आना चाहिए जो मैंने आपको बोल के बताया था कि इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेशमाइजेशन 100% नहीं थी। अगर उसके बाद देखो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों के ऊपर बेस थी ये, और यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें दे रखी है, रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी, ठीक है, रेशमाइजेशन दोनों के ऊपर बेस थी। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन, रिटेंशन से ज्यादा इन्वर्जन, लीडिंग टू, जिसकी वजह से क्या होता है भाई पार्शियल रेशमाइजेशन हो जाती है, यानी कि 50% की हमने बात की थी जो बिलो से अटैक हो रहा था जिसकी वजह से। तो यहाँ पे आई थिंक हम, मेरे अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, 100% रेशमाइजेशन नहीं होगा। प्राइमरी रीजन ये होगा क्योंकि ये जो तीनों है बाकी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो भाई इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी आएगा। और टर्म्स जो है मैंने सारी आपको समझाई दी है, मैंने क्वेश्चन में कोई भी ऐसा पॉइंट या वर्ड नहीं छोड़ा है जो मैंने आपको ना बताया हो, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है, दो पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ऑफ CH3CHOH COOH इसका, ठीक है, विच जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है आर कोल्ड, उनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। ये पूछा है कि दो पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर हैं CH3CHOH के जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, उनको हम क्या बोलेंगे ये बताना है, ठीक है। तो देख लेंगे भाई, स्पेस बना लेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है मैं बता देती हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव जो आया है ये एक एबिलिटी होती है किसी भी कंपाउंड की टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, वो अपने प्लेन को रोटेट कर सकता है, ठीक है, बेसिकली कैपेबल ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट ऑफ, मतलब राइट या लेफ्ट की साइड, जैसे भी जहाँ पे भी पोलराइजेशन मिलता है इनको, यानी पोलराइज्ड लाइट की तरफ ये जो है इसको मूव कर सकती है, मतलब रोटेट हो सकती है। तो देख लेंगे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करके, मैंने यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब भी आपको बता दिया क्या होता है। देखो
ये हमारे पास दे रखा है CH, इसको मैं खोल के बना रही हूँ, जो आपके पास वो लिख के दे रखा है अभी हमारे पास कंपाउंड दे रखा है, उसको बस मैंने एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, यही था CHOH, CH3, COOH, यही था हमारे पास, राइट। तो चार डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे हमारे पास है। कैसे भाई, चारों तो अलग है, चार सब्सटीट्यूएंट हमारे, डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट, एक मिनट भाई, ठीक है, डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे हमारे पास है, 4 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट मिल गए हमें। ठीक है, लेकिन ओनली कायरल स्ट्रक्चर सिर्फ एक है। कायरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है भाई, अब देखो कार्बन से ही तो ये सारे जुड़े हुए हैं, यानी कि इससे तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। जो मेजर होता है ना, मेजर जहाँ जिससे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कायरल स्ट्रक्चर। कायरल स्ट्रक्चर एक है, लेकिन सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे चार है, तो हैंस ओनली इनैंशियोमर्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होगा, इनैंशियोमर्स जो है पॉसिबल होंगे, ओनली इनैंशियोमर्स, यानी कि मिरर इमेज इसकी बन सकती है इसमें खाली। ठीक है, ऑप्टिकल, यानी कि इसकी आप मिरर इमेज बनाओगे तो पास वाला पास और दूर वाला जो जो मैंने पीछे बना के दिखाया था एज इट इज आएगा, वो मिरर इमेज फॉर्मेशन वाला केस आएगा इसमें। तो भाई इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, इनैंशियोमर्स, यानी कि सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। डायस्ट्रियोमर्स, एट्रोपाइसोमर्स और मीजोमर्स, ये आपके पास एनसीईआरटी की बुक में टर्म नहीं है, मतलब इस चैप्टर की रिगार्डिंग हमें नहीं दे रखी, लेकिन स्टिल यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा बेस दे देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो डायस्टेरियोमर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं, ये वो स्टीरियो आइसोमर होते हैं भाई, जो कि नॉन आइडेंटिकल हो, मतलब उनकी ना तो मिरर इमेज फॉर्म हो सकती, ना ये एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। हैंस इनको हम नॉन सुपर इम्पोजेबली बोल सकते हैं। देखो जो इनैंशियोमर्स होते हैं भाई वो सुपर इम्पोजेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे के, ठीक है, आप जो है उसकी मिरर इमेज वगैरह बना सकते हो, लेकिन ये क्या होते हैं भाई, अलग होते हैं। ठीक है, ये एक जैसे नहीं होते। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ किसकी, आट्रो, ये क्या है, आट्रोपेसोमर्स की, तो इसका क्या मतलब होता है भाई, ये वो स्टीरियोआइसोमर होते हैं जो कि कोई भी अगर हिंडर्ड रोटेशन की वजह से जो मतलब आइसोमर्स बनते हैं, इनको बोलते हैं आइट्रोपीसोमर्स। ठीक है, मतलब अबाउट अ सिंगल बॉन्ड वेयर, जहाँ पे जो स्टीरिक स्ट्रेन बैरियर होता है रोटेशन के लिए वो काफी ज्यादा होता है, मतलब इतना है होता है कि वो अलाउ कर दे आइसोलेशन ऑफ कन्फर्मर्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम आइट्रोपाइसोमर्स। और एक भाई आट्रोपाइजोमेरिज्म भी होता है, इसकी एक्टिविटी का नाम होता है, मैं वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ। एक टाइप ऑफ कायरलिटी होती है जो कि पोटेंशियली प्रेजेंट होती है बहुत सारे कॉमन स्कैफोल्ड में, ड्रग डिस्कवरी वगैरह में, भाई ड्रग वगैरह की डिस्कवरी में भी इसका यूज किया जाता था, मतलब ये हुआ था उस दौरान। और मीजोमर्स क्या होता है भाई, ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कि दो कायरल कंपाउंड कार्बन प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मीजोमर। इससे तो आप भली बाती जो परिचित हो गए, मैं बना भी देती हूँ नहीं पता हो तो। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये CH3, यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग दो मतलब सेम है हमारे पास क्या, कार्बन, मतलब जो भी दो कायरल कार्बन है दोनों प्रेजेंट है और दोनों ही सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों ही सेम है, तो इसको बोलते हैं मीजोमर्स। तो भाई ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसका थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेती हूँ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसमाइजेशन, जो मैंने आपको बता दिया था, जब सॉल्यूशन किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोलाइसिस, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइसिस। अब ये बताना है कि कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कौन सा इन चारों में से ऐसा कंपाउंड है जो रेसमाइजेशन को अंडरगो करेगा जब उसके अंदर सॉल्यूशन KOH का हाइड्रोलाइज कर दे हम, तो वो बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो भाई देखो, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, जो कंपाउंड है ऑप्शन 4 में, ये जो ऑप्शन 4 में कंपाउंड है ये अंडरगो करेगी SN1 रिएक्शन किया सॉल्यूशन के साथ, हैंस ओनली दिस कंपाउंड विल अंडरगो पार्शियल। तो इसमें सिर्फ कौन सी पार्शियल, जो सिर्फ यही जो है ऐसी है जो पार्शियल रेसमाइजेशन को अंडरगो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे कंपाउंड इन विच ऑप्शन 4, तो बेसिकली फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए, पर यहाँ पे पता नहीं अजीब और गरीब चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा यहाँ पे, एक तो 4, अलग अलग है चारों, इसमें एक कायरल कंपाउंड यानी अल्फा कार्बन जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है,
तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन 4 ही करेक्ट है, और यहाँ पे नहीं है, शायद यहाँ पे ऑप्शन ही गलत होंगे। यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट बनेगा, क्योंकि ये मैं आपको चीजें समझा चुकी हूँ। अल्फा कार्बन पार्शियल रेशमाइजेशन दोनों तरफ से अटैक होगा, ये वही तो है भाई SN1 मैकेनिज्म, अभी मैंने समझाया था, क्या बिल्कुल सेम है वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 4 वाला होगा इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 6th क्वेश्चन की, क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नोट, कौन सा एसिड ऐसा है जो एग्जिबिट नहीं करता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। अब मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको बताया था, तो वही चीज है ऑप्टिकल मेरिज्म में भी। तो मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मैलिक एसिड। कैसे होगा देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये क्या, डज नॉट एग्जिबिट, देखो ये कार्बन, ये इसके साथ हाइड्रोजन COOH, ये हो गया डबल बॉन्ड CHCOOH, क्या है भाई ये आपको पता होगा, सिस बोलते हैं इसको, सिस फेज हो गया। ये दोनों मतलब ये एक सेम, उसमें ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिस हो गया। तो यहाँ पे और ट्रांस कौन सा होगा भाई, जब ये एक मिनट में बना के दिखा देती हूँ, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये क्या हो गई, ट्रांसफेज हो गई। तो ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ना कि ऑप्टिकल। ठीक है, ये अलग अलग हो गया भाई, ये ज्योमेट्री का एग्जांपल है, ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म का। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, मैलिक एसिड। ठीक है, और बाकी ये जो तीनों बच गए हमारे, लैक्टिक, अमाइनो एसिड, टार्टरिक एसिड, ये क्या शो करते हैं भाई, ये शो करते हैं ये अपनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 7th क्वेश्चन की, कंसीडर करना भाई इन रिएक्शन को। ठीक है, इस रिएक्शन को कंसीडर करना है। ये दो हमारे पास जो दे रखे हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन फर्स्ट एंड आर रिस्पेक्टिवली, ये बताना है कि फर्स्ट रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म हुआ, सेकंड में कौन सा हुआ, यानी किसमें SN1 और किसमें SN2, ये मैकेनिज्म हमें यहाँ पे बताना है। तो भाई देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो रिएक्शन हमारे पास है, ये फर्स्ट रिएक्शन इज, ये इसमें क्या है भाई, हमारी SN1 रिएक्शन है, क्योंकि देखो C2H5OH जो है, C2H5OH ये एज अ सोलवेंट यूज किया जाता है, इज यूज एज सोलवेंट विच इज ये क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल माना जाता है भाई। जो ये सोलवेंट के तौर पे यहाँ पे यूज किया गया है, इसको एक वीक न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। जो सेकंड रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें जो C2H5O नेगेटिव यूज किया गया है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब मैं बता देती हूँ, ये बात मैंने आपको बता दी, आप सोचो कि भाई वीक और स्ट्रॉन्ग के बेस पे कैसे कह रहे हो कि भाई SN1 है SN2 है। एक लाइन बता रही हूँ, इसको याद कर लेना, रट लेना। एक जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है भाई, वो फेवर करता है SN2 की रिएक्शन को, और एक वीक न्यूक्लियोफाइल हमेशा फेवर करेगा SN1 की रिएक्शन को। तो यहीं से आपको आइडिया लगा लेना है कि भाई आप एक, सबसे पहले अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि भाई SN1 SN2 बताना है कि कौन सी रिएक्शन में क्या, उसका सोलवेंट देख लेना, उसके सोलवेंट में ही आंसर होगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा। ये वीक होगा, हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। ठीक है, तो अब देख लो भाई, ये वीक है तो SN1 है, और स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, SN2 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आया भाई, ये फर्स्ट बना, A1। ठीक है, ए वाला क्या है, ए वाला हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट वो करेक्ट ऑप्शन है। तो भाई ऐसे आप इसको याद रखोगे, इस वजह से मैंने कहा था कि कुछ चीजें जो है याद रख लेनी चाहिए। और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल वगैरह ना पता चला हो तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसकी डेफिनेशन। एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा ना, वो हमेशा एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी एक पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं कर सकता भाई। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा कभी भी इलेक्ट्रॉन को शेयर ही नहीं कर सकता। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। ये लाइन भी याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है भाई, कम हो रही है। ठीक है, तो सेम वही केस हुआ, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है ये वीक है, इसमें पुअर न्यूक्लियोफिलिटी होगी, और जो ये दूसरा होगा ये क्या होगा भाई, अच्छा खासा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8th, क्या दे रखा है देखते हैं। विच वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है अमंग द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना कि कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। तो देखो भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो मतलब कॉमनली जिसमें होती है वो एल्काइल हैलाइड में होती है। ठीक है, आर द मोस्ट कॉमन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड की मोस्ट कॉमन रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है,
तो देखो बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मैंने बताया था हैलोजन की, तो हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण जो कार्बन हैलोजन होता है, कार्बन हैलोजन का क्या मतलब है, जैसे ये एक्स के प्लेस पे कोई भी हैलोजन हो सकता है, कार्बन हैलोजन जो होता है वो हाईली पोलराइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है भाई। दस जो कार्बन एटम होगा सी एक्स का बॉन्ड का, वो एक गुड साइट बन जाता है फॉर अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के ऊपर ही तो अटैक होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बन जाते हैं, इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियो, यहाँ पे क्या था, कार्बन हेलोजन, ठीक है। तो कार्बन हेलोजन जो है यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है आपको, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है, इसकी ये अंडरगो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन, यानी कि SN1 या SN2 मैकेनिज्म इसके ऊपर होता है, यानी कि बैक अटैक या फिर फ्रंट अटैक वगैरह इसमें होते हैं। रिस्माइजेशन होती है, पार्शियल रिस्माइजेशन जो मैंने आपको पीछे बताया था, इन्वर्जन में आपको बता चुके, रिटेंशन आपको पता है, तो ये सब चीजें जो अंडरगो करे। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगेन यहाँ पे हमसे पूछा है इन चारों रिएक्शन में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो देखो भाई थोड़ा सा और बेसिक बता देती हूँ इसके बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल जो है प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को एक इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन, न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर सबस्ट्रेट को प्रोवाइड करता है, एंड ग्रुप एंड लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स विद एन इलेक्ट्रॉन, वो अपना पेयर, जो लिविंग ग्रुप होता है वो दूर हो जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उससे डिपार्ट हो जाता है। तो भाई करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब मैं इसको करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा इसकी रिएक्शन। जैसे ये है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये RX, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, RNU प्लस X, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव साइन। तो इसमें क्या हुआ, जो ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया R के ऊपर, ठीक है, ये R, ये जो बॉन्ड था ये X, ये बॉन्ड जो है इसके X के ऊपर, यानी कोई भी हेलोजन हो गया, ये अलग से डिपार्ट हो गया, बेसिकली इसको डिपार्ट कर दिया, अलग कर दिया। तो यहाँ पे जो X नेगेटिव है ये क्या हो गया, जो ये ग्रुप को लीव कर रहा है ऑब्वियसली, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, डिपार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर से, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ये अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ये होगा, ये डी, ठीक है। RX था, यहाँ पे ROH एक साथ हो गया, और X जो है लिविंग ग्रुप वो बिल्कुल अलग से KX अलग हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। आपको थोड़ा सा इसका बेसिक पता होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो लिविंग ग्रुप है वो डिपार्ट हो जाता है, और डिपार्शन आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस डी रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 10th क्वेश्चन, एक SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑफ द टाइप, जो हमें यहाँ पे टाइप दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिएक्टिविटी रेट, मतलब किसका रिएक्टिविटी रेट जो है हाईएस्ट होगा वो बताना है इन चारों में से। देखो भाई स्पेस बना लेते हैं, अगर मैं SN2 मैकेनिज्म की बात करूं, किसके द्वारा फॉलो होता है भाई, मतलब किस केस में ये फॉलो किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड्स, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड्स में SN2 होता है, और SN1 मैकेनिज्म किस में होता है भाई, टर्शरी वाले में, सिर्फ और सिर्फ टर्शरी में। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए हालांकि, ठीक है। ये जो SN1 SN2 में मैं डिफरेंस बता देती हूँ, कई क्वेश्चन में आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखो, ठीक है, ये इसमें होता है। तो SN2 की बात कर रहे थे हम, SN2 रिएक्शन जो होगी वो किसके द्वारा फेवर की जाती है भाई, जो स्मॉल ग्रुप होते हैं, बाय स्मॉल ग्रुप्स ऑन द कार्बन एटम, जो कार्बन एटम के ऊपर स्मॉल ग्रुप होते हैं उनके द्वारा ये फेवर की जाती है, ठीक है। जो अटैच होती है किससे भाई, जो भी हैलोजेंस वगैरह होंगे, ब्रोमाइड, आयोडीन वगैरह, ठीक है, फ्लूजोन, फ्लूरिन क्या कह रही हूँ मैं, फ्लूरिन वगैरह, ठीक है, उसके साथ ये अटैच होते हैं इन हैलोजन से। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, देखो भाई CH3 CH2 Br, ब्रोमीन है उसका कम, CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, CH3 CH3 CH2 Br, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास हो गया टर्शरी, और यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी, ये आ गया टर्शरी। तो यानी कि CH3 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 Br, यहाँ पे आपको क्या देख लेना है भाई,
ये रिएक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बेस पे आप इसको देख लोगे तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इस प्राइमरी की होगी। ठीक है, जो प्राइमरी हमारे पास है, ये प्राइमरी एक ही कार्बन यहाँ पे 2 हो गई, ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास भी 2, ये क्या शिट इरेजर वाला है, तो ये अगेन आप समझ गए होगे, ये सेकेंडरी और ये क्या है टर्शरी। ठीक है, ये क्या है CH3 था, यहाँ पे C था, CH3। ठीक, काइंड ऑफ। तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, याद रखोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये ऑर्डर आपको याद रखना है SN2 के लिए। ठीक है, याद रखोगे भाई ये की रिएक्टिविटी प्राइमरी में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ये ऑर्डर याद हो गया तो कुछ भी नहीं है अब इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन डी क्या होगा भाई, करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, प्राइमरी है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे हमसे ज्यादा ही पूछी थी, हाईएस्ट रिएक्टिविटी, बिल्कुल हाईएस्ट रिएक्टिविटी रेट किस में होगा, प्राइमरी वाले में, एक ही कार्बन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कार्बन अटैक जो इससे है वो क्या है, CH3 यानी प्राइमरी। ठीक है, आगे बात करेंगे भाई, कितने स्टीरियो आइसोमर्स डज दिस मॉलिक्यूल, कितने स्टीरियो आइसोमर्स ये जो मॉलिक्यूल हमें दे रखा है इसके पास होंगे, वो बताना है। देखो स्पेस बना के कर देते हैं, वैसे भी मतलब इजी क्वेश्चन है, ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो इजी तो देखो पीछे वाला क्वेश्चन भी था आपको, बस देखो मैं बता रही हूँ ना कि हम सोचते हैं कि मतलब हर चीज समझने वाली है, ऑर्गेनिक में भी मतलब या बेसिक चीजें जो हैं वो सब समझना है। लेकिन अब मैंने आपको ये बताया SN1 और SN2 में आपको अगर इनके मैकेनिज्म के बीच में डिफरेंस पता होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको पता हो कि भाई SN2 में प्राइमरी की सबसे ज्यादा, सेकेंडरी फिर टर्शरी। इन केस ऑफ SN1 टर्शरी का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, उसके फेवर में होता है। तो अगर आपको ये बेसिक बातें इनके बारे में पता होंगी तो आप इजीली न्यूमेरिकल को या कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। पीछे भी इजी था, ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, और SN1 के केस में क्या होगा, SN2 के केस में क्या होगा, राइट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन वो भी इजी था। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 11th क्वेश्चन है, ये मॉलिक्यूल को याद दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, जो क्वेश्चन में दे रखा है मैं वही लिख रही हूँ। ठीक है, CH3 इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा है। ठीक है, तो देखो जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स है इज गिवन बाय, कैसे किया जाता है भाई, सम ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, किसके प्रेजेंस के कारण भाई, C डबल बॉन्ड C यहाँ पे जो दे रखा है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स किसी वजह से होता है कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम कौन सा होता है भाई, जो अल्फा कार्बन जिसको हम बोल सकते हैं, जिससे अटैच होते हैं सारे जो स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। तो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें कितने हैं भाई, 1 2। ठीक है, 2 है हमारे पास यहाँ पे, 1 कार्बन डबल मतलब जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो प्रेजेंट है इसमें, यानी कि 2 आइसोमर्स हैं, 1 2 एक ही बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए भाई, 2 हो गए। मैं बात करूँ ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो यहाँ पे एक ही कायरल एटम प्रेजेंट है, तो ये कितने हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर्स में यहाँ पे 2 होंगे हमारे पास, कायरल एटम कितना, एक ही है, तो यहाँ पे क्या होगा 2। ठीक है, 2 ही कार्बन तो होंगे, उससे अटैच तो 2 ही हैं, कायरल 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए भाई, 2 + 2 कितना होता है, 4। तो यहाँ पे देख लो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, A। ठीक है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 12th क्वेश्चन की, इफ देर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन, अगर मतलब प्लेन जो पोलराइज्ड मतलब रोटेशन ही ना हो, जो पोलराइज्ड लाइट का प्लेन है उसमें रोटेशन ना हो एक कंपाउंड के द्वारा किसी भी स्पेसिफिक सोलवेंट के अंदर, दो टू बी कायरल, इट मे मीन दैट, और लेकिन फिर भी वो कायरलिटी में अगर उसको हम जो है रखे, इट मे मीन दैट, क्या मतलब होगा इसका, क्या होगा, तो द कंपाउंड सर्टेनली मीजो, बिल्कुल ठीक है भाई। मीजोमर्स मैंने आपको बताया था, बना के भी दिखाया था, ऊपर ही मैंने आपको बना के दिखा दिया था। मीजोमर्स क्या होता है कि 2 सेम कंपाउंड से मतलब उसके जुड़े होते हैं कायरलिटी दोनों से। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे CH3 सेम उससे जुड़े होते हैं, तो ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो कंपाउंड क्या होगा, सर्टेनली मीजो आइसोमर्स। देखो सॉरी, वो कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करते। ऑप्टिकल एक्टिविटी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो क्या है, ये दिख रहे हैं, जो पोलराइज्ड लाइट की तरफ रोटेशन नहीं करते उनको बोलते हैं ये मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव बेसिकली। इन स्पाइट ऑफ, और किसकी प्रेजेंस के बावजूद भी, कायरल कार्बन एटम के प्रेजेंस के बावजूद भी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो कंपाउंड शो नहीं करते उनको बोला जाता है भाई मीजो कंपाउंड। अब ये मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन भी है, इसको याद रखोगे। आपको दे रखा हो कि कायरल कंपाउंड तो दे रखा है, कायरल कार्बन है, लेकिन उसके बावजूद वो ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि रोटेशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट में शो नहीं कर रही हैं, तो वो क्या होता है भाई, उनको बोला जाता है मीजो कंपाउंड। ठीक है, तो जो एब्सेंस होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की इन कंपाउंड में, किसकी वजह से होती है भाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ प्लेन ऑफ, एक सिमेट्री होती है इनके मॉलिक्यूल्स में, इसकी वजह से यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। याद रखोगे रीजन भी क्यों नहीं होती है भाई, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है,
तो इस वजह से यहाँ पे क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होती। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ इसका, मीजो टार्टरिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देखो ये शायद फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास टार्टरिक एसिड था, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ इसका स्ट्रक्चर। COH, यहाँ पे होगा HOH, HOH, यहाँ पे भी HOH, यहाँ पे आ जाता है COOH। आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, सेम है सारे, HHH, COH, C डबल बॉन्ड H। तो यहाँ पे क्या है भाई, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने आपको सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल में भी डिफरेंशिएट कर दिया था मैंने पीछे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इस वजह से मैंने आपको रीजन भी दे दिया और उन कंपाउंड को मीजो कंपाउंड बोलते हैं ये भी बता दिया। ठीक है, ये कोई रीजन नहीं है कि वहाँ पे नो कंपाउंड सोलवेंट में कोई कंपाउंड नहीं होगा। कंपाउंड में भी रेशमिक मिक्सचर नहीं होता भाई, ये SN1 SN2 मैकेनिज्म के लिए सर्टेनली ए कायरल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है, आप क्वेश्चन 2 टू भी कायरल है, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत हो गया, तो क्वेश्चन के विरुद्ध बात हो रही है। तो ठीक है, तो आप ऐसे जो है ऑप्शंस को देख सकते हो और बाकी आपको मीजो कंपाउंड याद रहना चाहिए अब जो मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, CH3CHCl CH2CH3 हैज कायरल सेंटर। इनका भाई कोई एक कायरल सेंटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट R कॉन्फ़िगरेशन। इसकी राइट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा जो है प्रेजेंट कर रहा है इसमें से, बेसिकली इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा वो बताना है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास बी होता है। देखो कार्बन 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी R कॉन्फ़िगरेशन का करेक्ट ऑप्शन है। ये इसके मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंट, ये यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये इसकी यहाँ पे। ठीक है, इसको ये हमारे पास क्या आएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, और आर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है भाई, जो क्लॉकवाइज रोटेशन हो, ये भी बता देती हूँ मैं। आर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन जिसमें हो सके। अब इसमें क्लॉकवाइज ही तो हो रही है, ऐसे 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 क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है इसमें, राइट। क्लोरीन C2H, यहाँ पे सबसे पहले क्या था, यहाँ पे क्लोरीन था, तो क्लोरीन को सबसे पहले लेंगे। यहाँ पे किसी में भी आपको क्लोरीन दिख रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास दे रखा क्वेश्चन में क्लोरीन सबसे ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे क्लोरीन आ गया, फिर हमारे पास आता है C2H5, यहाँ पे फिर आएगा CH3, उसके बाद फिर आ गया हाइड्रोजन। तो ये काइंड ऑफ ऐसे जो है क्लॉकवाइज जो रोटेशन होती है उसको बोलते हैं हम आर कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आपके पास ऐसा आ जाए, एस कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए, तो उसका मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर आप बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो छोटी मोटी बातें हैं ये पता होनी चाहिए। आर, अगर आर जैसे पूछा जा रहा है कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्लॉकवाइज चेक करोगे। एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 14th क्वेश्चन हमारे पास है। फॉर फर्स्ट यानी कि आयोडीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड ब्रोमीन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना भाई। न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने आपको बता दी थी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम न्यूक्लियोफिलिसिटी, जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। अब ये बात एक समझ लो, सबसे पहले मैं एक और बात यहाँ पे याद रखने वाली बता देती हूँ। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है भाई, वो इंक्रीज होती है डाउन द पीरियोडिक ग्रुप। डाउन द पीरियोडिक ग्रुप मतलब पीरियोडिक ग्रुप में आप जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में नीचे नीचे मतलब जितना नीचे आप जाओगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये इंक्रीज है, ठीक है, इंक्रीज होगी डाउन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि आपको पता है, अब यहाँ पे आयोडीन सबसे नीचे, तो आयोडीन की सबसे ज्यादा होगी। फिर आता है ब्रोमीन टेबल में, मतलब उसमें पीरियोडिक टेबल में, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है फ्लोरीन। ये चीजें आपको पता चाहिए कि नीचे आप जाते जाते तो सबसे नीचे आयोडीन होता है, फिर मतलब उससे ऊपर ब्रोमीन, उससे ऊपर क्लोरीन, सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा भाई, देख लो। आयोडीन ये इंक्रीजिंग है, उसके बाद ब्रोमीन, फिर बिल्कुल ये करेक्ट हमारे पास इसका ऑप्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो किसको गवर्न करती है, जो काइनेटिक्स होती है एक रिएक्शन की, जबकि बेसिसिटी डिटरमाइन करती है उसकी थर्मोडायनेमिक्स को।
ठीक है। सिंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है भाई वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये भी एक रीजन हो सकता है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज क्यों हुई है, क्योंकि भाई वहां पे मैंने बता दिया था ऊपर ही, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, उसके मतलब उस वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी बढ़ती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑल्सो इंक्रीज डाउन द ग्रुप बट द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज, अगर बेसिसिटी के कंसेप्ट कंटेक्स्ट में आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो आप इसका बिल्कुल अपोजिट कर देते हो, वहां पे फिर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है बेसिसिटी के केस में। भाई ये अभी नहीं करना ये कि अभी इस क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूजन है, यहाँ पे जब पर्टिकुलरली मेंशन करके बेसिसिटी पूछी जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी की तो उस दौरान ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाती है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया इसका अपोजिट यहाँ पे ये एरो बदल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 15th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। अब कायरल आपको पता है क्या होता है, ठीक है, कायरलिटी आपको पता है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कायरल नहीं है। ठीक है, तो बना के देख लेंगे चारों को, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर आपको एक बार बना के देख लेंगे, इतने कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी नहीं है इनके। देखो पहला हमारे पास दे रखा है, उसको मैं बना लेती हूँ सी, यहाँ पे कार बनाते हैं सी, ये ब्रोमीन जुड़ेगा यहाँ पे, 2-3 ब्रोमो, यहाँ पे 2 ब्रोमो। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 ही है हमारे पास। तो ये क्या भाई कायरल है, कायरलिटी शो हो रही है इसमें। ठीक है, और अब क्या भाई, एक मिनट रुको, पहले मैं आपको कायरल और ए कायरल में थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, कभी यही ना पता हो। कायरलिटी या फिर इसको हम हैंडेडनेस भी बोल सकते हो। क्या मतलब होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल जो है उसको हम सुपर इम्पोज ना कर सके उसकी मिरर इमेज में, मतलब कोई भी रोटेशन हो कुछ भी हो उसके द्वारा। और ए कायरल का मतलब क्या होता है, ए कायरल मतलब जो कायरल नहीं होते, नॉट कायरल ऑब्जेक्ट, वो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, दोज ऑब्जेक्ट जो आइडेंटिकल होते हैं उनके मिरर इमेज से, यानी कि ये आइडेंटिकल नहीं होते उनके मिरर इमेज से, और ये क्या होते हैं, ए कायरल जो होंगे वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, जैसे उनका मिरर इमेज होता है आफ्टर रोटेशन, और मतलब किसी भी रोटेशन या फिर ट्रांसलेशन के बाद। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इतना याद रख लो कि कायरल में जो है मिरर इमेज आइडेंटिकल बनती है, और एक कायरल में जो है मतलब आइडेंटिकल नहीं बनती, नॉट आइडेंटिकल, और इसमें एक कायरल में आइडेंटिकल बनती है। ठीक है, ये चीज याद रखो। तो आप जब इसका ये बनाने जाओगे भाई, इसका मिरर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब इसको अगर आप दूसरा ऐसे ही बना के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो ब्रोमीन ब्रोमीन यहाँ आएंगे इसके। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा उस दूसरे केस में, तो ये गलत हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, कायरल है। दूसरा मैं बनाती हूँ यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है 5, ये भाई नोट कायरल है, यानी कि ये आइडेंटिकल हो सकता है। ठीक है, आइडेंटिकल आप इसको एज इट इज बनाओगे, देखो बिल्कुल बीच में आ रहा है, दो साइड में, यहाँ पे आप बना लो इसका एज इट इज, बिल्कुल बीच में ही आएगा, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1 2 दूसरे और तीसरे नंबर के कारण यहाँ पे था, ये बीच में था, बिल्कुल बीच में है यहाँ पे हमारे पास, तो ये क्या होगा, नोट कायरल यानी आइडेंटिकल बनेगा। तीसरा है OH, सी डबल बॉन्ड OH, इसको आप बनाओगे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH यहाँ पे आ जाएगा। मतलब मैंने क्या बताया था, मिरर इमेज में क्या होता है, पास वाला पास और दूर वाला दूर। यहाँ पे तो ये बिल्कुल बीच में था, सेंटर में था, नोट कायरल हो गया। यहाँ पे आप इसको बनाओगे तो सी डबल बॉन्ड OH लेफ्ट साइड आएगा, यानी ये इस साइड आएगा, और जो ये वाली स्ट्रक्चर होगी ये OH ये इस साइड आएगी। तो ये क्या होगा भाई, ये भी कायरल होता है, यानी कि कायरल में क्या होगा, नोट आइडेंटिकल इमेज बनेगी। और डी की अगर मैं बात करूं, ये हो गया OH, ये सेम वही चीज आ गई भाई। ठीक है, यहाँ पे आप जब इसको बनाओगे, इसकी मिरर इमेज को आप बनाने लगोगे, ये पास आएगा COH, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये OH सेकेंड इस पे आ जाएगा। जब आप इसको उठाकर इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करोगे तो ये क्या होगा भाई, हमारे पास कायरलिटी शो करेगा। ठीक है, ये जो जिसके ऊपर ये लगे होते हैं ना OH वगैरह, जो भी ग्रुप अटैच होता है उसको ही बोलते हैं कायरलिटी, मतलब उसको बोला जाता है कायरल कार्बन्स। ठीक है, जिससे आगे फर्दर बना होता है वो स्ट्रक्चर। तो भाई मैं उम्मीद करती हूँ आपको कायरल और नोट कायरल में डिफरेंस पता चला होगा। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा था भाई, नोट कायरल कौन सा था, यानी कि हमारे पास नोट कायरल इसमें से कौन सा था, 15 का B। ठीक है, यानी कि जो सुपर इम्पोज हो सकता है इजिली, तो वो कौन सा था, B था, मैंने यहाँ पे बनाया था, ये रहा। ठीक है, B था यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट है जो कायरलिटी होती है किसी भी कंपाउंड की ऑफ द नहीं, किसी भी नहीं, हमको कंपाउंड दे रखा है इज, तो कायरलिटी कैसी होगी भाई, RSEZ कैसी होगी, R आपको पता है, S आपको पता है। ठीक है, तो क्या होगा भाई इसका करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्या है, 1 है।
ठीक है, इसका नंबर 1 हो गया कार्बन 1। यहाँ पे ये होगा 2, ऐसे इससे जुड़ा होता है। ये होगा 3, क्योंकि ये तो आउटसाइड द प्लेन हो गया। ये होगा 4, ठीक है। ये इनसाइड दोनों, ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा है, ठीक है। ये इनसाइड, ये काइंड ऑफ ऐसे होगा ये। तो इसमें कैसे हो रहा है भाई, इसमें ऐसे ही तो चल रहा है। ये 1 के बाद यहाँ पे 2 आ गया, 2 के बाद यहाँ पे 3 आ गया, 3 के बाद यहाँ पे 4 आ गया। तो क्या ये आपको क्लॉकवाइज नहीं लग रहा, जो मैंने आपको पीछे बताया था? ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है भाई, आर रोटेशन, ठीक है। हैंस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे आर है। अगर आपकी आई, मतलब इफ द आई ट्रेवलिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कॉन्फ़िगरेशन है आर की, इज आर एज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। क्या है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, क्या होती है भाई, पहले ब्रोमीन होता है, ठीक है, फिर क्लोरीन आएगा। ये ऑर्डर होता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले, सबसे आगे जब आप कैसे काइंड ऑफ चीजें दे रखे हो, ब्रोमीन को प्रायोरिटी दोगे, फिर क्लोरीन को दोगे, फिर CH3 होता है, फिर हाइड्रोजन होता है। ये ऑर्डर भी याद रखना है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर CH3, फिर हाइड्रोजन। सुपरियरिटी का ये जो ऑर्डर है ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। E का मतलब इनएंशियोमर्स होता है, और Z का मतलब क्या होता है भाई, वो एटॉमिक नंबर होता है ये तो, ठीक है। तो इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है भाई 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस, कौन सा इनमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म के द्वारा इसको अंडरगो करता है, वो बताना है। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ठीक है भाई। तो स्पेस बनाएंगे सोल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को। देखो भाई, मैं आपको जब पीछे SN2 मैकेनिज्म बता रही थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि फेवर किए जाते हैं स्मॉल ग्रुप्स के द्वारा, जो कि अटैच होती है किससे, हैलोजन से। बताई थी मैंने ये बात लिख के ऐसी। तो उसका अपोजिट कर दो, SN1 मैकेनिज्म किसके द्वारा फेवर की जाएगी, जो हैवी ग्रुप होते हैं कार्बन एटम के, जो कि अटैच होते हैं हाइड्रोजन से। जैसे कि भाई इसका ऑर्डर ये होगा कि बेंजाइल, फिर आएगा एलाइल, फिर होता है भाई टर्शरी, फिर होता है सेकेंडरी, और फिर होता है प्राइमरी, और लास्ट में होता है एल्काइल हैलाइड। अब भाई ये ऑर्डर जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने शायद अभी न्यूमेरिकल इसमें सोल्व करते करते इस चैप्टर के तीसरा या चौथा ऑर्डर मैंने आपको ये बताया, राइट। देखो अच्छे से लिख देती हूँ, मुझे लग रहा है कि बहुत बुरी तरीके से लिखा है मैंने। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो देखो ये ऑर्डर मैंने आपको तीसरा चौथा बताया, और ये ऑर्डर बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको याद रख लोगे तो आधे से ज्यादा मुसीबत आपकी खत्म हो जाएगी। बेंजाइल होता है, ये आप ये भी चीज याद रखोगे कि SN1 मैकेनिज्म के कंटेक्स्ट में मैं कौन सी बता रही हूँ, और SN2 के बारे में कौन सी है, ठीक है। ये चीजें याद रखोगे। फिर आता है भाई टर्शरी, फिर आता है सेकेंडरी, और फिर आता है क्या, प्राइमरी। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया था, SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस बताया था, SN2 में था प्राइमरी और सेकेंडरी को प्रायोरिटी, यहाँ पे वो तो बिल्कुल नीचे जाएंगे, और टर्शरी इसमें सबसे पहले था। देखो मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। SN1 में मैंने आपको बताया था, ये ऑर्डर बताया था रिएक्टिविटी का, प्राइमरी की सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। SN2 की थी, SN1 में इसका अपोजिट होगा, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये ऑर्डर है, ये डिफरेंस है, याद रखोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा इसका ऑर्डर, फिर प्राइमरी, फिर क्या आता है भाई यहाँ पे लास्ट में एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे मैं इसको बना के देख रही हूँ, ये एक डी ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है, वो आई थिंक करेक्ट है। CH2Cl ये है हमारे पास। क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करेंगे भाई, क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास CH2, और इसके ऊपर आ जाएगा कार्बोकेटाइन। पॉजिटिव जो है इसके ऊपर चार्ज आएगा, यानी कार्बोकेटाइन। इसको आप क्या बोलते हो, बेंजाइल कैटाइन, कैटाइनिक है ये हमारे पास। तो ये क्या आएगा, बेंजाइल कैटाइन ये होता है। तो ये ऑब्टेन फ्रॉम ये SN1 पाथ के द्वारा हमें मिलता है, ठीक है। बेंजाइल को प्रायोरिटी दोगे भाई, बेंजाइल को, तो यहाँ पे हमारे पास बेंजाइल था ऑलरेडी, ठीक है। तो बेंजाइल को हमने प्रायोरिटी दी, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आया, डी। ये ऑर्डर याद रहना चाहिए, ठीक है। इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल, ये कुछ नहीं, क्लोराइड ये टर्शरी में होगा, खैर क्लोराइड पर सबसे पहले। देखो अब ये कंफ्यूजन हो सकता था, जो मैंने आपको ऑर्डर बताया, और कुछ बच्चों को शायद ये ऑर्डर एक बार में
समझ आ गया हो, क्योंकि उन्होंने शायद पहले चैप्टर पढ़ा हो कैसे भी। आइसोप्रोपाइल का मतलब होता है कि टर्शरी स्ट्रक्चर बनना। अब भैया आएगा कि भैया SN1 में तो टर्शरी बोला था, अब ये क्यों लिखा बेंजाइल? तो भैया आप ये ऑर्डर, अगेन मैं कह रही हूँ, बेंजाइल यहाँ पे प्रायोरिटी ऑफ टर्शरी से ज्यादा प्रायोरिटी बेंजाइल को देने वाले हो। आपको यहाँ बेंजाइल मिल गया है तो आप यहाँ पे रिएक्टिविटी के केस में किसको चूज करोगे? डी को चूज करोगे, आइसोप्रोपाइल को नहीं चूज करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होता है। उम्मीद करती हूँ भाई समझ आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है भाई ये, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको जैसे तैसे बताने की, समझाने की। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है डायफिनाइल मीथेन का, ये है, हमें दे रखा है फॉर्मूला किसका? डायफिनाइल मिथाइल का हमें दे रखा है। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है पॉसिबल हैं जब वन ऑफ द हाइड्रोजन इज, जब इनमें से हमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे क्लोरीन एटम के साथ। क्या पूछा? ये जो हमें स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें कितने ये फॉर्मूला जो दे रखा है इसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हो गए जब हम इसके एक हाइड्रोजन को क्लोरीन एटम के साथ रिप्लेस कर दे। ठीक है, ये देखो, ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, और ये हो गया तीसरा। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया फोर्थ वन। 4 कार्बन हमारे पास हो गए। तो इससे हमारे पास क्या आएगा? C13H12 करेक्ट ऑप्शन होगा भाई इसका। पहले बता देती हूँ 4, इस स्ट्रक्चर से 4 हम कैसे बना सकते हैं? देखो, एक यहाँ पे बना देती हूँ, ये हो गया, यहाँ पे इसके साथ CH2 जुड़ा है, यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन। एक हाइड्रोजन को हमने इसके साथ क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है, ये इसके साथ ऐसे जुड़ गया। ठीक है, हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे एक हाइड्रोजन को मतलब इसके साथ रिप्लेस किया बेसिकली। ठीक है, फिर इसके साथ हम ये पोजीशन बदलते रहेंगे। एक क्लोरीन किधर आ गई? ये CH2, एक क्लोरीन फिर इधर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 3, और एक यहाँ पे कहाँ पे आएगा? एक इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो क्लोरीन 4 जगह पे यहाँ पे जुड़ सकता है, 1 2 3 4, और फिर 4 ही पोजीशन तो बने, 4 आइसोमर तो बने। पोजीशन हमारे पास यहाँ पे 4 थे क्लोरीन के लिए, वहां पे वो जुड़ सकता है। तो कितने पॉसिबल आइसोमर्स हुए भाई? 4 होंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा जो है लीस्ट रिएक्टिव है? अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बात करूं तो हमें लीस्ट रिएक्टिव बताना कौन सा होगा। तो देखो भाई, ये जो है आई थिंक करेक्ट ऑप्शन है। मैं इसका रीजन बता देती हूँ। H2C यानी जो CHCl ये जो हमें दे रखा है, ये कैपेबल है, किस चीज में कैपेबल है? शोइंग रेजोनेंस। ये रेजोनेंस शो कर सकता है, जो कि डेवलप कर देता है पार्शियल डबल बॉन्ड। रेजोनेंस जब ये शो करेगा तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड जो है प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा भी डेवलप कर सकता है। कैरेक्टर 2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में, जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है उसके बीच में, ठीक है, कार्बन क्लोरीन के बीच में ऐसा कर सकता है ये, देयर बाय मेकिंग इट लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स। तो इस वजह से ये क्या है? इसे लेस रिएक्टिव बना देते हैं न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन की तरफ। बना के दिखा देती हूँ ये स्ट्रक्चर आपको इसका। ये हमारे पास है H2C डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर 3 2 6 लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे आएगा H2C नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड, Cl पॉजिटिव। क्या हुआ इसमें? एक यहाँ पे इसका बॉन्ड यहाँ पे इसके पास क्लोरीन के पास आ गया, यानी नेगेटिव चार्ज में, और ये जो एक 2 क्लोरीन के वो थे यहाँ पे डबल बॉन्ड में आ गए, यानी कि ये क्या हो गया? क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इसने रिमूव किया है, इसके ऊपर ये इसने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसने रिमूव किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? 19th का बी आएगा। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर इनएंशियोमर? इनमें से कौन से कंपाउंड का पेयर जो है इनएंशियोमर है? इनएंशियोमर आप जानते हो भाई, मिरर इमेज जो फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि जो कैसे होते हैं? सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, 2 यहाँ पे दे रखे हैं। इसे चेक करते ही चलते हैं। जो यहाँ पे ये पास गलत हो गया भाई, क्या होना चाहिए? मैंने क्या बताया था? पास वाला पास आएगा। अब ये ऐसे नहीं होता कि आप ऐसे सुपर इम्पोज, ये इनएंशियोमर ऐसे नहीं बनते इसके। यहाँ पे ये वाला जो था HOH, यहाँ पे आएगा HOH, यहाँ पे आएगा OH और H, ऐसे बनना था ये। ठीक है, तो रोटेशन वगैरह के बाद भी इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास BOH, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है भाई, पास वाला पास। इस केस में आप एक चीज याद रख लो जो मैं कह रही हूँ, ये लाइन याद रख लो, पास वाला पास, दूर वाला दूर, ये चीज आपको याद रख लेनी है। इसी से ये आ जाएगा आपको समझ। जैसे इसमें आ गया इनएंशियोमर, इसमें देखो OH बिल्कुल गलत हो गया भाई, मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। इसकी ये चेक कर लेना बस, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, सिंपल क्वेश्चन, गलत।
ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए इज, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है भाई, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन वगैरह का रिमूवल, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है हैलाइड्स के लिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के केस में क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है बी, ये ऑर्डर हमारे पास करा। देखो जो ऑर्डर होता है एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजेंस का वो डिक्रीज होता है इस ऑर्डर में। देखो आयोडीन का सबसे कम, फिर होता है भाई ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, ठीक है। ये क्या होता है इसका एटॉमिक साइज, जैसे जो इस ऑर्डर में कम होता है, डिक्रीज इन ऑर्डर। तो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। अब डाउन द ग्रुप बात करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा भाई, इंक्रीज होता है, राइट। तो जो फर्दर जो बॉन्ड लेंथ होती है किसी भी मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा इस आर के प्लेस पे सी, ठीक है। यहाँ पे मतलब इसमें सी आई, सी बी आर, सी सी एल, सी एफ, मतलब काइंड ऑफ ऐसे ये रिएक्शन हमारे पास आएगी। इसका उल्टा हो जाएगा, ये डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, इसका बी। देखो सिंस जो आर आई है बीइंग अ वीकेस्ट, क्योंकि ये जो है क्या वीकेस्ट बॉन्ड होता है, मतलब ये इजिली टूट सकता है, मोस्ट इजिली, हैंस आर आई इज मोर रिएक्टिव। तो जो ये बॉन्ड है ये इजिली जो है टूट सकता है। तो ये क्या होगा भाई, ये हमारे पास क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 22nd क्वेश्चन की। CH3CH2Cl ये है, रिएजेंट दे रखा है NaCN, इसके प्रेजेंस में X मिलता है हमें प्रोडक्ट। फिर उसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं कौन से रिएजेंट के साथ, निकल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो Y मिलता है। Y को फिर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पास कराते हैं तो हमारे पास Z आता है। Z इन द अबव रिएक्शन इज, देखो अब हमसे पूछ तो Z लिया, Z तो तभी पता होगा जब X पता होगा और Y पता होगा उसी के द्वारा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि पूरी ये रिएक्शन क्या होगी, किससे क्या बना है, मतलब पूरा हमें देखना है क्या होगा। तो अब स्पेस बनाएंगे भाई, ठीक है, समझने के लिए अच्छे से। देखो क्या दे रखा है, CH3 CH2 Cl NaCN यहाँ पे हमारे पास है। तो क्या बनेगा इससे, देखो CH3 राइट, CH2 एज इट इज, यहाँ पे जो है Cn जो है क्लोरीन के ऊपर डोमिनेंसी शो करेगा, यानी Cn यहाँ पे आ जाएगा, और NaCl ये एक सोल्ट बनता है, सोल्ट अलग से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Cn आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, X कंपाउंड, राइट। निकल हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या बनेगा, देखो CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पे सी था, ये आ जाएगा CH2 इसके साथ जुड़ेगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा ये जो N था इसका N, ये यहाँ पे H2 के साथ, अगेन ये H2 के साथ जुड़ेगा NH2, यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया, Y कंपाउंड बनता है, ठीक है, Y प्रोडक्ट आ गया बेसिकली। इसको हम पास करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड से इसको हम पास करेंगे, और ये क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, देखो CH3CO2 ये आपको पता भी होगा, काफी बार हम यूज करते हैं। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 NH एज इट इज, NH के साथ यहाँ पे आएगा COCH3, ये जो है हमारे पास इससे जुड़ जाएगा COCH3, इसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, Z कंपाउंड, ठीक है। ऐसे आप बनाकर देखोगे तो आप देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा हमारे पास इसमें। तो भाई यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया है, ए आया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, जब CH3 CH2 CHCl2 को हम ट्रीट करें NaNH2 के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये रिएक्शन हमें बतानी है क्या बनेगी, तो यहीं पे देख लेंगे सोल्व करके। CH3 CH2 ClCl2 NaNH2, हीट के प्रेजेंस में कुछ ना कुछ हीट दी जाती है, तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH, क्योंकि इसका एक जो O का यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था, इसका हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड में आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CHCl, एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, क्लोरीन निकल जाएगा, अगेन फिर ये
NH2 और हीट के प्रेजेंस में इसको करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा भाई CH3। यहाँ पे एक कार्बन आ जाएगा क्योंकि इसका हाइड्रोजन अभी यहाँ पे एक और बॉन्ड में लग जाएगा, इसका हाइड्रोजन रिमूव होकर यहाँ पे बॉन्ड, पीछे भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा था, डबल बॉन्ड हो गया था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन निकलेगा, कितना हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ से क्लोरीन रिमूव, एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गया था, क्लोरीन यहाँ से, यानी कि तीनों रिएक्शन क्या हुआ भाई इसमें, अब ये समझो इसमें HCl का रिमूवल हुआ है दोनों रिएक्शंस में, मतलब दोनों इंटरमीडिएट जो बना उसमें भी HCl का रिमूव हुआ था, फाइनल प्रोडक्ट बनते टाइम भी क्या हो गया एक क्लोरीन यहाँ से हट गया और यहाँ पे क्या हो गया एक हाइड्रोजन का रिमूवल, मतलब रिमूवल क्या हुआ वो डबल बॉन्ड में निकल गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्लोरीन रिमूवल हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, आई थिंक यहाँ पे बी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम इसको ट्रीट करेंगे इसके साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है ये एच, तो मैंने बता भी दिया क्या रिमूवल हो रहा है, क्या डबल बॉन्ड में इन्वेस्ट हो गया और कैसे क्या हुआ। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 24th क्वेश्चन की। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, ठीक है, C4H9Cl ऑन रिएक्शन विद Na या सोडियम या फिर डाइथाइल ईथर के साथ रिएक्शन करने पर वो एक हाइड्रोकार्बन देता है जो कि ऑन मोनोक्लोरिनेशन के बाद, मोनोक्लोरिनेशन होता है कि एक क्लोरीन हो, ठीक है, एक क्लोरीन की प्रेजेंस में गिव्स ओनली सिर्फ एक ही क्लोरो डेरिवेटिव देता है, देन ए क्या होगा, ए बताना बेसिकली इसमें क्या है। ठीक है भाई, यहाँ पे आई थिंक हमारे पास स्पेस है तो यहीं पे कर लेंगे। देखो CH3 हमें दे रखा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद, ठीक है, CH3 क्लोरीन, यहाँ पे यही बनाया मैंने, इसी का डायग्राम, ये स्ट्रक्चर बनाया जो हमें दे रखा है भाई। ठीक है, ए तो यहाँ पे प्लस किसकी प्रेजेंस में 2Na या फिर मतलब यहाँ पे डाइथाइल कुछ भी हो सकता है, तो एक मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या होगा, एक क्लोरीन के साथ जुड़ा है। ठीक है, एक क्लोरीन है यहाँ पे CH3, ये आ गया CH3, तो ये तो हो गया भाई, इसको बोलते हैं हम टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो तीन यहाँ पे टर्शरी तो है ये, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ही हमारे पास बन गया। और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं भाई, ये जो हमारे पास इसके बाद ये क्या अंडरगो करेगा, पूरा ये एक ही है। ठीक है, मैं नीचे लिख दिया जस्ट वुड्स रिएक्शन मैंने आपको बता दिया था किसी क्वेश्चन में अच्छे से। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, देखो CH3 मतलब ये सारा जुड़ जाता है, जो मैंने आपको बताया सिमेट्री अनसिमेट्रिकल वगैरह मैंने बताया था, इसी वजह से बताया था। ठीक है, ये उसके बाद क्या एक मोनोक्लोरिनेशन को अंडरगो करेगा, तो यहाँ पे CH3 के साथ एक Cl भी जुड़ जाता है, तो इस वजह से हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड आएगा। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड से हमारे मतलब ये जो ए था ये क्या था, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड था, इसी से हमारा जो है एट द एंड मोनोक्लोरिनेशन हो गया, क्लोरो डेरिवेटिव हमें मिलता है जो यहाँ पे एट द एंड प्रोडक्ट में हमें मिला था। तो इस वजह से हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो CH3 CH2 CHCl CH3 obtained by chlorination of N-butane की क्लोरिनेशन के बाद ये obtain will be obtained by, ठीक है, तो बताना है क्या करेक्ट ऑप्शन है इसमें। देखो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना के समझाना चाहूंगी। क्लोरीन है HV यानी सनलाइट के प्रेजेंस में दो रेडिकल्स इसके ऊपर फॉर्म हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, दो क्लोरीन हो गए। यहाँ पे देखो CH3 CH3 क्लोरीन की प्रेजेंस में जो है, और सनलाइट के प्रेजेंस में हमारे पास क्या आएगा, दो में स्प्लिट हो जाएगी, एक HC CH3Cl C2H5 और एक और सिमिलरली ClC CH3H C2H5, दो में अलग अलग में स्प्लिट हो गई है। ये देखो ये इस साइड क्लोरीन इसके साथ और यहाँ पे क्लोरीन, क्या लग रहा है आपको, पास वाला पास दूर वाला दूर, क्या ये एक एनेंटियोमर नहीं दिख रहा आपको, एक मिरर इमेज फॉर्म हो गई। तो ये क्या होता है भाई, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। रेसमाइजेशन जो मैं आपको बता रही थी वो मैंने करके भी दिखाया यहाँ पे और पहले भी बताया था। तो इसमें क्या हो गया, 50% तो डी फॉर्म है यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि जो एक लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे होता है, 50% क्या है लीवर रोटेटरी यानी कि जो लेफ्ट साइड पे हो। तो ये हमारे पास क्या होगा प्लस 50% क्या है एल फॉर्म, यानी कि
लीवर रोटेटरी। जो क्लोरीनेशन होता है भाई एल्केन का, सुनो एल्के मैंने क्या बोला है, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, जो क्लोरीनेशन होगा किसका, एल्केन का, वो कैसे मतलब टेक्स प्लेस या किसके द्वारा काम करता है, वो जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है भाई, क्लोरीनेशन में होती है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन के द्वारा मतलब ये काम करता है, जो क्लोरीन ये होगा, ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल, ये क्या अटैक मतलब मे अटैक हो, मतलब ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है और एक रेसमिक मिक्सचर देता है। अब इसने दोनों साइड से अटैक किया, इसने आगे से भी कर दिया और इसने पीछे से भी किया, तभी तो एक आगे एक पीछे, यानी कि ये जो फ्री रेडिकल बनता है ये दोनों साइड से अटैक करता है। इसी वजह से हमारे पास क्या मिलता है, हमें एक रेसमिक मिक्सचर मिल जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज समझ आई होगी, काफी जो है बार बता चुकी हूँ अब तो मैं ये बात आपको। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा भाई, रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर में तो ये दोनों चीजें थी, तो करेक्ट ऑप्शन आप कह सकते हो कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वट इज अ कायरल मॉलिक्यूल। अब कायरल मॉलिक्यूल बहुत बार बता चुकी हूँ, अब ये बताना कायरल मॉलिक्यूल मैं फिर से बता देती हूँ, ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास एटलीस्ट एक एसिमेट्रिकल कार्बन एटम हो, यानी कि एक जो कार्बन एटम है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। ये चीज मैंने करके भी दिखाई दी क्वेश्चन में, तो उसी को बोलते हैं, मतलब ये कौन से केस में ठीक होगा, 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, यानी कि सी। बना के दिखा देती हूँ अगर लग रहा डाउट है तो। सी यहाँ पे इसके साथ एच जुड़ेगा 3 मिथाइल पेंटेनोइक, यहाँ पे आ जाएगा पेंटेनोइक C2H5, इसके साथ जुड़ेगा CH3। पेंटेनोइक एसिड की बात किया तो हमारे पास C डबल बॉन्ड OH एसिड को रिप्रेजेंट करता है। चारों अलग अलग यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट बने हैं और एक कॉमन कायरल अल्फा है, मतलब अपना कायरल कार्बन है, यानी कि अल्फा कार्बन जिसको हम बोल सकते हैं। तो यानी कि ये हमारे ट्रू है किस केस में, 3 मिथाइल पेंटेनोइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे 27th। 2 ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विद, 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, उसको हीट किया पोटेशियम इथोक्साइड के साथ इथेनॉल में। 2 ब्रोमोपेंटेन याद रखोगे, हीटेड विद किसके साथ, पोटेशियम इथोक्साइड एक इथेनॉल में। मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा वो बताना, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म। स्पेस बना लेंगे भाई सोल्व करने के लिए, अच्छे से घिचमिच नहीं होगी। देखो जो पोटेशियम इथोक्साइड होता है वो एक स्ट्रोंग बेस होता है भाई, क्या होता है वो, एक स्ट्रोंग बेस होता है। ठीक है, और जो 2 ब्रोमोपेंटेन होता है, 2 ब्रोमोपेंटेन जो है याद रखोगे, जो मैं बता रही हूँ स्ट्रोंग बेस है, 2 ब्रोमोपेंटेन जो है वो क्या होता है, एक सेकेंडरी ब्रोमाइड। ऑब्वियसली यहाँ पे 2 का जिक्र, तो ये क्या होगा, एक सेकेंडरी ब्रोमाइड होता है ये। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीडोमिनेट करेगी, देखो क्या आएगा हमारे पास, 2 ब्रोमोपेंटेन CH3 CH, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, CH2 CH2 CH3। ठीक है, पोटेशियम इथोक्साइड यानी OC2H5 नेगेटिव, ये क्या है, एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, ये मैंने बताया था नेगेटिव था। एक पीछे भी हम जब वीक और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएजेंट की बात कर रहे थे उसमें SN1 SN2 मैकेनिज्म में जब भी बताई थी ये बात, मैंने याद हो तो आपको क्या क्या निकल के आएगा इससे हमारे पास, CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, मतलब बेसिकली ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, पेंटेन, पेंटेन 2 मेजर ट्रांस, ये वाला बनेगा भाई ट्रांस, और ये वाला क्या बनेगा, पेंटीन 1, ये 1 पे आ जाएगा, फिर अब 1 यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास सिस और ट्रांस, मतलब 2 अलग अलग हमारे पास ज्योमेट्री यहाँ पे आती है। सिंस जो ट्रांस एल्कीन होता है भाई, ये फर्स्ट वाला ट्रांस एल्कीन जो हमारे पास बनता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मोर स्टेबल कौन सा होगा, जिनके बीच में ज्यादा बॉन्ड्स होते चले जाएंगे वो ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। ऑब्वियसली इनको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा जब डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो एज कम्पेयर टू सिंगल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो ये अपना ट्रांस एल्कीन होता है ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर मतलब देन सिस, तो दस जो ट्रांस पेंटीन 2 होगा वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर क्या बनेगा, ट्रांस 2 मतलब ट्रांस पेंटीन 2, ये होगा मेन प्रोडक्ट। तो यानी करेक्ट ऑप्शन देख लो कौन सा आएगा, ट्रांस 2 पेंटीन, यानी कि 27th का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, ड्यू टू डबल बॉन्ड, और मतलब जो एल्कीन में मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में पीछे, उनके बीच का जो कार्बन कार्बन ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं, इस वजह से जो है मेजर प्रोडक्ट तो वही होगा ना जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। अब नॉट कायरल आपको पता है जो क्या हो, बिल्कुल मिरर इमेज फॉर्म कर सकते हो, बार बार बनाने की क्या जरूरत है भाई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका ए होगा, आप बना के देख सकते हो। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कायरल, मतलब यहाँ पे कायरलिटी नहीं होती यानी कार्बन एटम में, तो ये हमारे पास क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूल इज नॉट अ कायरल, ए कायरल।
ठीक है, आइडेंटिकल इमेज फॉर्म कर सकता है और नहीं कर सकते इनमें से कोई भी। नेक्स्ट है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिल। कौन सा इनमें से ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो सकता हाइड्रोक्साइल आयन के द्वारा, वो बताना है। तो भाई देखो, द कंपाउंड इज, वो कौन सा कंपाउंड होता है, वो होता है भाई मतलब डाई इथाइल ईथर, यानी कि ये होता है, ये याद रख लो बेशक, डाई इथाइल ईथर होता है जिसको लिखा जाता है CH3CH2O। ठीक है, ये होता है डाइथाइल ईथर, ये आपको पता भी होगा, जो कि रेजिस्टेंट होता है टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्साइल आयन। किसकी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि भाई इसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड की एब्सेंस होती है, इस वजह से इसमें ऐसा होता है। जबकि और जितने भी हमारे पास तीनों कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसके पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। और ये रीजन याद रखोगे कि ये ऐसा क्यों है, क्यों अटैक नहीं कर सकते इसके, क्योंकि इसके पास जो एब्सेंस होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ये कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड नहीं होते। और बाकी जितने कंपाउंड है वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास एसीटोन न्यूट्रल ये हो गया, चाहिए हो गया, ये क्या होता है, डबल या फिर इनके पास ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन या प्रेजेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाई क्वेश्चन 30 की। जो रिएक्शन है ये जो हमें दे रखी, द रिएक्शन ये जो है इज डिस्क्राइब्ड एज, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, SN1 SN2 SN0 SE स्क्वेयर, मतलब कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भाई आप हम तो इतना आइडिया आप इस मतलब लगा सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, ये रिएक्शन तो हमने पढ़ी ही नहीं है ना, SN0 और SE स्क्वेयर कब पढ़ ली हमने रिएक्शन, कब है इस चैप्टर में, तो आंसर आएगा तो वो तो या तो SN1 होगा या SN2 होगा, भैया आप खुद से माइंड लगाओगे। ठीक है, अब ये देखना बाकी रहेगा कि भैया अब ये SN1 है SN2 है। अब SN1 और SN2 मैकेनिज्म से रिलेटेड मैंने आपको बेसिक पॉइंट बता रखे हैं, कौन सा भाई हैवी ग्रुप के द्वारा फेवर होता है, कौन सा स्मॉल, कौन सा रेशमाइजेशन शो करता है, किसमें कैसी रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, कौन कैसे प्रोडक्ट बनाता है, तो ये चीजें मैंने आपको बता रखी है। राइट, मैंने बताया किसके ऊपर बैक अटैक होगा, किसके ऊपर दोनों साइड से अटैक होता है। बेसिक बातें मैंने आपको दोनों मैकेनिज्म की बता रखी है अब तक। ठीक है, तो अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है। देखो, जब -2 ब्रोमो एस्टेन जो उसको हम अलाउ कर दे, ये जो हमारे पास है कि वो रिएक्शन कर ले किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अंडर गिवन कंडीशन, जहां पे जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है, यानी कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स जहां पे फॉलो होती है उसको बोलते हैं हम SN2। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जहां पे फॉलो हो उसको क्या बोलते हैं भैया, हम SN2 मैकेनिज्म, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, +2 ऑक्टानोल यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। तो आप ये याद रखोगे, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में SN2 बनेगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट कायरलिटी, इनमें से कौन सा एग्जिबिट करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं भाई अब इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3-मिथाइल हेक्सेन, ये करेगा। आप बना के देख सकते हो सबका, तो आपको समझ आ जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास B है। ठीक है, 3-मिथाइल हेक्सेन। और ऐसा क्यों है, मतलब क्यों शो करता है, इसका रीजन बता देती हूँ। क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स की प्रेजेंस होती है, और तो इस वजह से ये क्या होगा, कायरल होगा। 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप अटैच होते हैं। नेक्स्ट है भाई, जेरेविटिनोज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन कंपाउंड इज बेस्ड अपॉन इट्स रिएक्शन विद, किसकी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है उसकी, जो ये इसने दी थी। करेक्ट ऑप्शन बेस का हमारे पास है CH3MgI। देखो, जो नंबर होता है एक्टिव हाइड्रोजन का एक कंपाउंड में, वो किसके कोरिस्पोंड, मतलब किसको कोरिस्पोंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। जितने CH4 के मोल्स जो है इवॉल्व होते हैं पर मोल ऑफ द कंपाउंड, उसके बेसिस पे ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा CH3MgI। ये कुछ चीजें ऐसी हैं भाई जो आप इसमें क्वेश्चन में ये बता दिया मैंने, इसको याद रख लेना, इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। मतलब वैसे एज सच इसके बारे में बात भी चैप्टर में इतनी नहीं हो रखी है। ठीक है, तो इसके बारे में मतलब ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी की बुक से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा CH3MgI, मतलब इसके ऊपर डिटर्मिनेशन इसकी बेस थी। तो ये मतलब कुछ क्वेश्चन आप बेशक रटते याद करते चलो, कोई घाटा नहीं है उस चीज में। एक इंपॉर्टेंट केमिकल मेथड है क्या करने के लिए, टू रिजोल्व रेशमिक मिक्सचर को रिजोल्व करने के लिए, मेक्स यूज ऑफ द फॉर्मेशन, उससे क्या बना सकते हैं हम, किसकी फॉर्मेशन हो सकती है, रेशमिक मिक्सचर जो भाई डाई एस्ट्रोमियर्स। और मैंने ये आपको समझाया भी था क्या होता है, मीजो कंपाउंड आपको पता है, एनैंशियोमर पता है, रेसिमेट्स पता है, तीनों चीजें पता है, और ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, रेशमिक मिक्सचर जो है रिजोल्व होते हैं किसके द्वारा, बाय फॉर्मेशन ऑफ डाई एस्टीरियोमियर्स, इसके द्वारा इसकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। एनैंशियोमर क्या होते हैं भाई, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट मतलब क्या एक्सेप्शन
ऑप्शन है रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। डायस्ट्रोमियर्स की बात करूँ तो चार मतलब इनके पास डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका डायस्ट्रोमियर्स है। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मॉडिफिकेशन टू डी, इसको क्या बोला जाता है भाई, हमने किया था अभी पीछे एक ऐसा क्वेश्चन करके आए, इसको बोला जाता है रिजोल्यूशन। हालांकि ये ऐसे एज डेफिनेशन है, ठीक है, आप याद रखोगे उसको क्या बोला जाता है रिजोल्यूशन। डिहाइड्रेशन कैसे, डिहाइड्रेशन में H2 का रिमूवल होता है, रिवोल्यूशन नहीं होता, रिवोल्यूशन में तो वही कुछ घूमना कुछ अलग होना। डिहाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है भाई, जब क्लोरीन को हम पास करा दे प्रोपीन के अंदर से एट 400 मतलब 400 डिग्री सेल्सियस से क्लोरीन को हम पास करा दें प्रोपीन के अंदर से, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या बनेगा वहां से वो बताना है, ठीक है भाई, करके देख लेंगे। यहीं पे बता देती हूँ, हाई टेम्परेचर यानी 400 डिग्री सेल्सियस पे जो सब्सटीट्यूशन अकर्स इन प्रेफरेंस टू एडिशन, सब्सटीट्यूशन होता है देखो भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्रोपीन क्लोरीन की प्रेजेंस, जब क्लोरीन को पास करा दे 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे भाई HCl का रिमूवल होता है, एलिमिनेशन हो जाता है किसका, HCl यहाँ पे रिमूव होता है, तो क्या बनेगा Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 के प्लेस में यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव प्लस HCl आप लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 35 का क्या आएगा बी, एलाइल क्लोराइड। ये क्या बना है हमारे पास, एलाइल क्लोराइड बोला जाता है इसको। ये जो CH2 CH के साथ कोई भी कंपाउंड जब जुड़ता है तो उसको बोला मतलब एलाइल ब्रोमाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया एलाइल क्लोराइड, याद रखोगे। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है भाई, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव आप जानते हो क्या होता है, तो भाई इसका आंसर आएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। अब मैं सारी चीजें आपको बार बार एक्सप्लेन करके अब डायरेक्ट आंसर बताने लगी हूँ, ये जब चीजें बार बार बता दी भाई इनके बारे में क्या बताऊँ मैं अब, ठीक है, तो जो वो फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जो कंपाउंड होते हैं जो कंटेन करते हैं कायरल एटम को, ठीक है, यानी कि एक कार्बन एटम जो अटैच हो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के साथ, उसको बोला जाता है कायरल कार्बन एटम, जो कि ऑप्टिकली कैसा होता है, एक्टिव होता है। बता चुकी हूँ ये चीज तो मैं आपको काफी बार। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 37th क्वेश्चन की। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो होती है दैट टेक्स प्लेस एट द स्लो, जो कि स्लोएस्ट रेट पे काम करती है अमंग द फॉलोइंग इज, कौन सी होती है भाई वो, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका। तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग, स्लोएस्ट रेट पे कौन सा रिएक्शन काम करती है, तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई, ये कहाँ पे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो एराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, नोट कर लो इस बात को, एराइल हैलाइड्स कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्या रीजन है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो डबल मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है, इसकी वजह से एराइल हैलाइड कभी भी हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती। तो हाइड्रोलाइज दैट टेक प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग, तो ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो भाई मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये 37 क्वेश्चन जो मैंने इसके कराए हैं समझ आए होंगे, कुछ थोड़ा बहुत आपको क्लियर भी होगी चीज़ें। बाकी एनसीईआरटी से आपको रीडिंग लेनी चाहिए, बार बार कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।